हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं एक सीए फाइनल में हूँ। तो मैं ऑडिटिंग का जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मुझे उसमें 28 मार्क्स थे। और जब ऑडिटिंग पास हुआ तब उसमें मुझे 59 मार्क्स थे। तो क्या क्या चीज़ें इन पीरियड में मैंने सीखी, मुझे एक साल लग गया ग्रुप 2 निकालने में। तो इस एक साल की पीरियड में मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और कैसे 28 से लेके मैं 59 तक पहुँच गया। तो इस वीडियो में मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ, और रिटन प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाला हूँ, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, और जैन में क्या अप्रोच रखना है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो जैन के लिए आपकी बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों मैंने एक वीडियो वैसे बना के रखी थी तो मुझे वापस ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ हर चीज़ों को, कि क्या मैं जैसे मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, फिर दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हुआ, तो क्या चीज़ें मैंने खुद में इम्प्लीमेंट की और कैसे मैंने अपनी चीज़ों को बाउंस बैक किया, कैसे मैंने 28 से लेके मैं 56 पहुँचा, फिर अगले अटेम्प्ट में 59 पहुँचा। तो क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी क्या करता हूँ, क्या मैंने किया जिसकी वजह से मुझे 2 अटेम्प्ट में 55 के ऊपर मार्क्स आए। तो सबसे पहले आप ये बातों को समझ लो कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी है बहुत लोगों की, कि ऑडिटिंग के बारे में, कि ऑडिटिंग कैसे पढ़ना है, जी मतलब ऑडिटिंग में 80 मार्क्स जिनका आया है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके हैं, या फिर बहुत सब लोग इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाने का मेरा ये भी मोटिव है कि बहुत ना रायता फैला कर रखा है, बहुत उल्टा सीधा बातें बोल के रखी है ऑडिटिंग के चक्कर में। जो पास होता है, जिसका 80 मार्क आ रहा है, जिसका 90 मार्क्स आ रहा है ऑडिटिंग में, उसका तरीका अलग। वो आता है अपने मार्क्स को थंबनेल में लगाता है और बताता है कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। फिर वो क्या बताता है आपको कि मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ के बताता है आपकी मैंने मॉड्यूल से पढ़ाई किया था, मॉड्यूल से रिवीजन किया था, और एक दिन पहले पूरा मॉड्यूल रिवाइज भी कर लेता है और अच्छे मार्क्स भी ला देता है। तो वो कभी वो दिक्कतें फेस ही नहीं करता कि जो एक एवरेज गाय फेस कर रहा है। समझो, जो एक टॉपर है उसको कभी ये दिक्कत ही नहीं हुई कि उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। एवरेज गाय जो नॉर्मल बंदा है, सब देखो सीए जो कर रहे हैं उसमें कुछ ही समझदार हैं, कुछ ही मतलब बहुत जो रैंकर वाला दिमाग है जिनके पास, बाकी सब एवरेज गाय हैं। तो जो रैंकर वाले होते हैं ना, उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि उनको ऑडिट समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। हमको क्या दिक्कत हो कि हमको ऑडिट समझ में नहीं आ रहा, हम चलो याद तो बाद में कर लेंगे, ठीक है, याद तो कैसे ना कैसे हम करेंगे, पर पहले चीज़ें समझ में तो आए। समझने में भी हमको कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ऑडिटिंग में जो हमको समझ में नहीं आते। पर जो वीडियो देखते हो आप रैंकर्स का, जिनका मार्क्स 90 आ रहा है, 98 आ रहा है, 88 आ रहा है, कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उनको कभी ये फेस ही नहीं हुआ कि उनको वो सब सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। पर हम लोग उस फेज से गुजर चुके हैं कि हाँ भाई, मेरे को कभी जब मैं ऑडिटिंग पढ़ता था ना, कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। तो ये कभी टॉपर्स को फील नहीं होता है, क्योंकि उनको कभी ये चीज़ से गुजरे ही नहीं हो, तो इनके बारे में बात नहीं करते। आप कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी ऑडिट स्ट्रैटेजी बता रहा है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए, मान लो उसके 70-80 मार्क्स आए हैं, और तो वो बता रहा होगा मैंने सेल्फ स्टडी से इतने मार्क्स ला लिए। हम लेक्चर देख के भी मार्क्स नहीं ला पाते पास होने भर का, उसने सेल्फ स्टडी करके ला लिया, क्योंकि वो गॉड ब्लेस्ड है। उसको कभी ये दिक्कत ही नहीं हुआ कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मुझे याद करने में दिक्कत नहीं हो रही, मुझे कुछ रिटेन करने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो फिर वो अपने हिसाब से आपको बातें बताता है, और आप उसको कंपेयर करके चलते हो खुद के साथ। आप में मान लो AR किसी कोई भी जिसका मान लो 80 मार्क्स आया, वो आके बताता है कि भाई मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे किया, पर कभी वो दिक्कतों से नहीं गुजरा है, वो कि उसको चीज़ें का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको चीज़ें रिटेन नहीं हो रही है, वो कभी ये सब चीज़ों से गुजरा ही नहीं है, तो वो चीज़ों पर बात नहीं करता है। कभी आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लो, कभी जो भी जिसके बहुत अच्छे मार्क्स है, जो भी वीडियो बनाता है, मान लो उसका 80 मार्क्स आया है, 88 मार्क्स आया है, तो वो कभी इस चीज़ पे बात नहीं करेगा कि कंसेप्ट नहीं समझता है, मतलब मुझे कंसेप्ट नहीं समझ रहा था, क्योंकि उसको कभी ऐसा हुआ ही नहीं, वो कभी ये सब चीज़ें गुजरे नहीं है। मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, पहला अटेम्प्ट तो मैं सिर्फ समझने में गया कि ऑडिटिंग होता क्या है। जब समझ में आई, तब मैं उसको दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मैंने उसको याद किया। तो ये चीज़ें आप समझ के चलो, क्योंकि मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ बहुत रियलिस्टिक बात बताने वाला हूँ, और अपने पे जो मेरे पे बीती है ओवर द पीरियड, उसको मैं बताऊँगा, आप उसको रिलेट करके चलोगे, फील करके चलोगे। और जो भी मैं बातें बोलूँ प्लीज़ उसको सोचो, मेरी क्या किसी की बात। यू कोई आजकल ना यूट्यूब पे क्या हो रहा है ना, कि जिनके मार्क्स अच्छे आ जा रहे हैं वो थंबनेल में अच्छा यूज़ करके कुछ भी बोल के व्यूज़ कमा रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हो, आप उनकी बातें नहीं सुनते हो। ये जो टॉपर्स लोग, इनको दिक्कत क्या होती है, भाई मेरे को मेंटल का दिक्कत था, मैं योगा करती थी, ये करती थी, वो करती थी, जिसकी वजह से मेरा रैंक आया, जिसकी वजह से मैं अच्छा मार्क्स लाई। कौन योगा करता है, कौन मेडिटेशन करता है, मुझे बता दो पास होने। एवरेज बंदा तो कुछ नहीं करता है।
पर ये जो रैंकर आ जाते हैं ना, तो फिर रैंकर एक बार रैंक आ गया आपका, एक बार अच्छा मार्क्स आ गया आपका, तो आप बोलो उस पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ता था मैं, तो भी मान लेंगे लोग कि हाँ भाई ये बात सही बोल रहा है। आप सोचना बंद कर देते हो। आपके सामने कोई रैंकर आ जाए, AR1 आ जाए, AR2 आ जाए, आपके सामने बैठे और बोले भाई मैं 14-14 घंटे पढ़ता था, मैं 15-15 घंटे पढ़ता था, आप मान लोगे? आप अपना क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल जो चीज़ होती है असेसमेंट, आप करने बंद कर देते हो। अपने ऑडिट में एक वर्ड है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आप करना आप सोचना, आप क्वेश्चनिंग करना बंद कर देते हो। अरे कैसे? मैं बताऊँ आपको, 12 घंटा बैठोगे तो 8 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई होती है। अब मानो चाहे मत मानो, आप बैठ के देखो, आप रूम में बैठ के पढ़ते हो, आप फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, आप 12 घंटे आपने पढ़ाई की, आपकी इफेक्टिव पढ़ाई मिन भी 7 और 8 घंटा होगी। उसके बाद अगर आप बैठे हो ना, तो दिमाग में जा नहीं रहा, आप बस बैठे हो। पर ये टॉपर 14-14 घंटे, 15-15 घंटे आप बैठोगे, 12 घंटे स्टार्टिंग में थोड़ा जोश जाता होता है, फिर जैसे जैसे आप पढ़ते आते हैं ना, शाम तक पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर दिमाग में जाना बंद हो जाता है। ये टॉपर लोग को जाता रहेगा, क्योंकि इनके पास गॉड गिफ्टेड लोग हैं, इन लोग, इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, ये लोग सब ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर नॉर्मल एवरेज गाय नहीं ऑब्जर्व कर पाता। 12 घंटा बैठेगा, 8 घंटा मैक्सिमम उसकी पढ़ाई हो पाती है। तो ये सब चीज़ें थी। ऑडिटिंग को लेके भी इन्होंने बहुत रायता फैला के रखा है, इन लोगों ने कुछ भी बोल के रखा है, मॉड्यूल से पढ़ो, जितना क्वेश्चन को लिख के करो, वगैरह वगैरह। तो जो चीज़ें रियल हैं, जो चीज़ें रॉ हैं, उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। अब वो चीज़ें फॉलो करोगे, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी, और आप मुझे बताना कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। पहले मैं सब चीज़ों पर बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहला अटेम्प्ट तो मेरा कंसेप्ट समझने में चला गया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था ऑडिटिंग। मैं ऑडिटिंग पहले मेरा कंसर्न ये था कि एक बार मुझे ये ऑडिट समझ में आ जाए, मैं इसको बाद में याद तो कैसे ना कैसे कर लूँगा, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है, पर ऑडिट समझ में तो आए। ऑडिट मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इसके लिए फिर मैं भागता था कि जहाँ से मैंने लेक्चर लिया था, मुझे उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया ऑडिट को। तो पहला एक अटेम्प्ट मैंने सिर्फ ऑडिट को समझने में लगाया कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग कैसे होता है, कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे क्या होता है, पूरा मैंने माइंड में क्लियर किया, ऑडिट को समझ लिया अच्छे से। तो आप अगर जैन के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो जो टॉपिक आपको डाउट है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले उसे समझने का ट्राई करो। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझेंगे, वो मान के चलो आप। जैसे आपको, जैसे मैं प्लानिंग का पढ़ता था, तो मुझे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में हम ये पढ़ते थे कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे, टाइमिंग चेक करेंगे प्लानिंग के लिए, तो वो सब चीज़ें मुझे थोड़ी नहीं समझती थी। तो मैं क्या करता था, मैं एक एक वर्ड बस याद कर लेता कि एग्जाम में आ गया तो मैं लिख दूंगा। कुछ चीज़ें होंगी, मान के चलो, आप सब नहीं समझ सकते, ठीक है। एक एवरेज गाय सब नहीं समझ सकता है एक एवरेज गाय सब नहीं समझ सकता है, टॉपर लोग को सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कभी इस चीज़ पे बात ही नहीं करेंगे आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब ऑडिटिंग पढ़ोगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझेंगी, आपको बस उसका रट्टा लगा लेना है, मतलब एक एक दो वर्ड क्या, हाँ अगर एग्जाम में आया तो मैं कैसे लिख दूंगा, वो समझ के लिख देना है। तो ये बात मान के चलो, 80% आपको ऑडिटिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। 80% ऐसा है कि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझेगी, मटेरियलिटी हो गया, मटेरियलिटी में बेस कैसे डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि जो हम जब रियल में जाएंगे फील्ड में, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझेंगे, ओके, पर 80% चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगे, बात समझ के चलना, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब आता है कि पेपर पैटर्न, ठीक है। आप उन्हें जैन में अटेम्प्ट देने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग ले लो, ठीक है। पेपर मतलब ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग ले लो, ऑडिट को समझ लो, ठीक है। अगर आपको समझ में, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसका देखूं, तो मैं बताऊं आपको, अगर कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझना, तो ऋषभ जैन के आप फास्ट ट्रैक देख लो, आपको सब कंसेप्ट बैठ जाएगा। मान लो आपको ऐसे 700 नहीं समझ रहा है, ऐसे 705 नहीं समझ रहा है, 710 नहीं समझ रहा है, तो आप ऋषभ जैन का फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लो, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको बैंक ऑडिट नहीं समझ रहा है, तो ऋषभ जैन का फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। नोट्स उनके यूज़ मत करना, बस उनके नोट्स बहुत ज़्यादा है, उसमें मैं बात करूँगा, पर आप समझने की पर्सपेक्टिव से अब उनका समझ सकते हो, ठीक है। ऋषभ जैन के लेक्चर्स देख लो, आपको सब कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा नोट्स लेना और उससे याद करना है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आता है कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये बात मान के चलना। कंसेप्ट समझने के लिए आप ऋषभ जैन का लेक्चर देख लो, फास्ट ट्रैक, उन्होंने बहुत डिटेल में समझा, आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। आपको और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझेंगी, ये मान के चलना कि चलो 10-15% आपको नहीं समझेगा, तो आपको ओवर द पीरियड समझ में आ जाएगा। बार बार रीड करते रहोगे, बाद जितनी बार रीड करोगे ना, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में आती जाएंगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ में आ जाएंगे। अब आता है, आपने चीज़ों को समझ लिया, अब पेपर पैटर्न समझो। आपको टारगेट कितना मार्क्स लेके चलना है, आप 55 से 60 के बीच में मार्क्स ला सकते हो। एक एवरेज बंदा 55 से 60 के बीच में मार्क्स ला सकता है। तो
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एमसीक्यू में 30 में से 20 मार्क्स चाहिए और डिस्क्रिप्टिव में 70 में से 35 से 40 के बीच में मार्क्स चाहिए। आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है ऑडिट की, तो आपको 30 में से 20 मार्क आराम से मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो एमसीक्यू में क्या क्या एरिया पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में क्या क्या एरिया पूछा जा सकता है, तो जैसे कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि 5 मार्क का एमसीक्यू बनता है, 5-5 मार्क का, मतलब केस स्टडी 10 मार्क की होती है, तो 2-2 मार्क के 5 एमसीक्यू हैं, तो किस पे बन सकते हैं। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ये 5 पॉइंट है, तो इस पर 2-2 मार्क का एक एमसीक्यू बन सकता है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, इस पे बन सकता है कि भाई कौन सा एडवोकेसी थ्रेट है, फैमिलियरिटी थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, ये 5 पॉइंट है, इस पर आपको 2 मार्क का एमसीक्यू बन सकता है। असर्शन पे एमसीक्यू बन सकता है कि वो मतलब कंप्लीटनेस है कि वैल्यूएशन है, कट ऑफ है। और जैसे हम जब पढ़ते हैं ना एवरेज गाय, उसको ना असर्शन में भी बहुत दिक्कत होती है, उसको एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस में ये डिफरेंस नहीं पता कर पाता है वो, ठीक है, ये मेरे साथ होता था। तो आपको समझना पड़ेगा कि असर्शन को मैं कैसे पहचानूं। तो इसके लिए ना, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपर कभी नहीं बताएगा आपको। जिसके 80 मार्क्स आए, जिसके 70 मार्क्स है, वो कभी नहीं बताएगा कि उसको एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस पहचानने में दिक्कत होती थी कभी, क्योंकि उसको कभी दिक्कत हुई नहीं, उसको कभी ऐसी दिक्कत हुई नहीं, वो कभी ये सब चीज़ से गुजरा ही नहीं, तो क्या बताएगा आपको। वो तो बस आपको अपना बताएगा भाई कि मैं ऐसे से पढ़ता था, ऐसे से पढ़ता था, जो कि इररिलेवेंट है, वो आपके लिए काम ही नहीं आएगा। वो जो चीज़ें बताएगा वो बस सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जब आप करने जाओगे तो आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है वो। तो ये चीज़ें आपको, उसको कभी दिक्कत नहीं हुई कि एग्जिस्ट, आपको दिक्कत होती है कि नहीं, आप मुझे बता दो। आपको पहचानने में दिक्कत होती है कि नहीं भाई ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि कंप्लीटनेस की बात कर रहा है। उन्होंने कोई सेंटेंस दे दिया आपको कि आप चलो रेवेन्यू के बारे में उन्होंने कुछ सेंटेंस दे दिया, आप पहचानो कि ये कंप्लीटनेस कौन से एसेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस में कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो देखो इसके लिए क्या कर सकते हो, एक सर हैं सक्षम जैन करके, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में उनके जो पीडीएफ लिंक है, ये उनकी पीडीएफ लिंक है, जिसके अंदर एमसीक्यू में क्या क्या आ सकता है उन्होंने मस्त समझाया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली की जो नोट्स है ना, वो शुभम केसवानी से बहुत सिमिलर नोट्स है, मतलब इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं शायद। तो आप इनकी वीडियो लेक्चर देख सकते हो, मैं डाल दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो जो एमसीक्यू आ सकता है, जो जो एमसीक्यू बन सकता है, उसके बारे में इन्होंने पहले से अपने वीडियो लेक्चर में बता के रखा है कि हाँ भाई सैम्पलिंग से ये बन सकता है, प्रोफेशनल एथिक्स से ये एमसीक्यू बन सकता है। तो 30 मार्क के लिए इनका अपने वीडियो लेक्चर देख लिया और इन्होंने जो नोट्स दिया आपने पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। और इन्होंने जो कंसेप्ट समझाया है, इन्होंने असर्शन को कैसे पहचानना है वो बताया है, वो बहुत ही अच्छे समझाया है, बहुत मतलब जो डिफरेंस होता है ना, कैसे पहचाना जाता है कैसे नहीं पहचाना जाता है, इन्होंने प्रॉपर बता दिया है। तो 30 मार्क के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इनके पीडीएफ डाल दूंगा और इनके जो वीडियो मतलब वाईटी वीडियो का जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, आप देख लेना। 30 मार्क आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और रही बात 70 मार्क के लिए, एक बार आपने समझ लिया तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आप शुभम केसवानी का नोट्स मंगा लो, तो वहाँ पे आपने मंगा लिया होगा। अब नोट्स से जहाँ पे आपको 5-5 पॉइंट दिखे हो, याद करते चलो, जहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिख रहा हो याद करते चलो। अब जब आप याद करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको फोकस कहाँ रखना है। सबसे पहले आपको 700 सीरीज़, 500 सीरीज़, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे 230 और प्लानिंग, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको कारो करना है, बैंकिंग करना है। अदर एंटिटी आप मत करो, अब बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है, अदर एंटिटी छोड़ दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके जाओ, अदर एंटिटी में एक बार रीड करना तो रीड कर लो, नहीं तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चैप्टर 5 नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि चैप्टर 5 आपका यहाँ पे भी काम आने वाला है और जहाँ जॉब करोगे ना वहाँ पे भी काम आने वाला है। आपके जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपके इंटरव्यू में चैप्टर 5 ही पूछेंगे, ठीक है। वो बात की बात है, हम उस पर बात करेंगे, पर उसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब आता है कि रिटर्न प्रैक्टिस। देखो ये जो रिटर्न प्रैक्टिस का इन्होंने जो रायता फैला के रखा है ना लोगों ने, कभी इस पर डिटेलिंग में कोई बात नहीं करता। कोई रैंकर, कोई टॉपर, कोई टीचर कभी बात ही नहीं करता कि रिटर्न प्रैक्टिस कैसे की जाती है। देखो रिटर्न प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, मैं बताऊँ आपको। अगर आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो। रिटर्न प्रैक्टिस देख रहे हो, एक एक दो दो वर्ड को लिखा, आपने कुछ पढ़ लिया, मान लो आपने कि ये बोरिंग का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे, तो बोरिंग का आपने देखा कि भाई बोरिंग का एग्जिस्टेंस मुझे चेक करना है तो मिनट्स में चेक करके चलूँगा। अगर डिबेंचर से पैसा लिया तो डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर डीड चेक करके चलूँगा। अगर मैंने लोन लिया तो अग्रीमेंट करके चेक करूँगा। अगर मुझे बोरिंग का कंप्लीटनेस चेक करना है तो सबसे पहले मैं शेड्यूल ऑब्टेन करूँगा। शेड्यूल में लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखूँगा, और उसमें एडिशन हुआ है तो मैं मिनट्स चेक करके चलूँगा, क्योंकि एडिशन जब बोरिंग मैंने ली होगी, मीटिंग हुआ रहेगा तो मिनट्स चेक करके चलूँगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस को जनरल ऐसे चेक करके चलूँगा, और जो भी सब्सिक्वेंट पेमेंट हुए रहेंगे, मतलब बैलेंस शीट के बाद जो भी पेमेंट हुआ रहेगा उसको मैं चेक करके चलूँगा, क्योंकि तो अगर मैं उसको चेक करूँगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि बोरिंग है कि नहीं,
ठीक है। मैं बैलेंस कंफर्मेशन लेके चलूँगा, बोरोर से पूछ के चलूँगा। तो एक एक जो वर्ड देखो, वर्ड पकड़ रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, शेड्यूल को ऑब्टेन करोगे, मिनट चेक करोगे, क्लोजिंग बैलेंस को, जर्नल लेजर चेक करोगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन लोगे, ये वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो आप ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देख लो, ये ऐसे लिखना लिखना होगा ऐसा कि आपने बनाया कि लिख लिख के एक एक दो दो वर्ड कि हाँ भाई चलो मुझे इसमें क्या क्या देखना है। अभी बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग है, तो बेनिफिट प्लानिंग में क्या हो सकता है, अगले साल के लिए काम आ सकता है, ठीक है। मैं अपने जो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ कर सकता हूँ, टाइम नेचर टाइम एक्सटेंड डिसाइड कर सकता हूँ। तो आप जब ऐसा सोच के पढ़ोगे ना कि हाँ इसका अगर मैं होता तो कैसे करता, ठीक है, मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या करूँगा, खुद को एज अ वहाँ पर्सन रखो और सोच के पढ़ो, और एक एक दो दो वर्ड के प्रैक्टिस करो, ठीक है। पूरा सेंटेंस मत लिखो। ये मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो में भी बताया है कि आपको सेंटेंस नहीं लिखना, आपको देखना है कि ये जो 5 पॉइंट है, पहले तो देखो 5 पॉइंट है क्या, 5 पॉइंट है तो देखो इसमें कीवर्ड्स क्या है, और कीवर्ड्स को खुद से रख के उसके पीछे लॉजिक लगाओ, या फिर सर लॉजिक देंगे वो लॉजिक को अपने हिसाब से ले लो, या फिर खुद का एक लॉजिक लगाओ और उसको याद करो। और लिखना भी है तो फिर वर्ड्स लिखो, वर्ड्स, ठीक है, उसको वर्ड्स पे लिखे आओ। बाकी आगे पीछे तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यू आपको भाई बीच में, मतलब सबसे पहले आपके पास 100 मार्क का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले 70 मार्क का पेपर आए, एमसीक्यू रखो साइड में, 70 मार्क का पेपर आपको उठाना है। और आप जो क्वेश्चन देखना है नीचे, सबसे पहले नीचे लाइन पढ़नी है। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन केस स्टडी बेस पे होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है अगर पेपर अच्छा डालना होगा उनको, तो लास्ट में ना डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई आप मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंसी क्या है, जो भी है डिफिशियंसी क्या है उसके बारे में बता देंगे। तो आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको समझ में आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसके बाजू में आपको पेंसिल में जो आपने वर्ड्स याद लिखा ना वो लिख देना है फटाफट। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके हाथ में आएंगे, आपने पेपर लिया, 70 मार्क का पेपर आपके पास आया, आपने देखा, आपको क्वेश्चन पढ़ के और फटाफट ना पेंसिल से ना उधर लिख देना है चैप्टर, मतलब क्वेश्चन 1 पे फटाफट लिख देना है कि आपको जो भी वर्ड्स ध्यान में आ रहे हैं। यहाँ इसके लिए 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट में 5 वर्ड वो लिख देना है। सब लिख दोगे ना, उसके बाद अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको वो फायदा करेगा, बहुत हेल्पफुल होता है। ये मैंने किया था अपने इस अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में पास हुआ। और जैसे मेरे पास पेपर आया ना, तो जितना भी क्वेश्चन था उसके बाजू मैंने पेंसिल से जितना भी पॉइंट्स था मैंने सब लिख लिया था। और आपको हेल्प करता है, क्योंकि फिर आप बाद में भूलते नहीं हो, क्योंकि आप तुरंत पढ़ के आ रहे हो। जैसे क्वेश्चन पेपर आया, आपने फटाक से अपने कीवर्ड्स याद किया हुआ था, और कीवर्ड्स आपने फटाफट क्वेश्चन के बाजू में लिख दिया, 5 वर्ड 6 वर्ड जितना भी आपको याद आ रहा था। जितना याद नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद में याद आएगा अपने आप। तो ये बहुत फ़ायदा करता है। आपका पेपर ऐसे टाइप करना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आए, सबसे पहले उसको लिख लो। और अगर ऑडिटिंग में आपको पेपर आ रहा है तो पेपर आराम से हो जाता है, क्योंकि इसमें मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आप फेंकना तो है नहीं आपको, तो पेपर वो जल्दी हो जाता है। इसमें टाइमिंग इशू नहीं आता है, ऑडिटिंग में टाइमिंग का इशू नहीं आता है, क्योंकि इतना टाइम मैंने दिया। अगर आप फेंक रहे हो तो टाइमिंग इशू आता है, अगर फेंक नहीं रहे हो, क्योंकि अभी मैंने आपको अपनी RTI कॉपी भेजी थी, उसमें देखो मैंने एक एक लाइन लिखा था, लोकेशन ऑफ दी गुड्स वगैरह, देखो जो भी है एक एक लाइन लिखा। उनको पता है कि लोकेशन में मतलब ये जो वर्ड्स हैं उनको वर्ड्स चाहिए, और आजू बाजू अपना थोड़ा स्ट्रक्चर दे दो, तो 5 लाइन में 5 मार्क दे देंगे। अब मेरा RTI कॉपी देख लो, उसमें कैसे मैंने 5 लाइन में वो वर्ड्स ही लिखे, वर्ड्स के नीचे मैंने उसको मार्क किया और आजू बाजू अपने हिसाब से लिखी है। मैं एक वर्नाक्युलर मीडियम से आता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप तो कर ही सकते हो, ठीक है। मैं भी, मुझे भी इंग्लिश इतनी ऐसी समझ में भी नहीं आती है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ये बात समझ के चलो, क्योंकि मैं 59 ला सकता हूँ। ऐसा भी नहीं कि चलो भाई तुम्हारा लक अच्छा हो गया रहेगा, इसके पहले भी मैंने 56 लाया है, तो वो भी ऐसा, जो ये कॉन्फिडेंस थोड़ी हो सकता है, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। अब आता है जैन की क्या अप्रोच लेके चलनी है, तो मैं यही समअप करूँगा आपको कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजी मान के चलो कि आपको कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखो आपने हफ्ता निकाला रहेगा, आपने डेडिकेशन 5-6 दिन दिया रहेगा ऑडिट को, ठीक है। एक बार वो दे दो ना, उसके बाद ऑडिटिंग को रोज़ टच में रखो। और रीडिंग को टच में रखो, आपके ऐसा छोड़ना नहीं ऑडिटिंग को, 1-1.5 घंटा रोज सुबह शाम रीडिंग दे के चलनी है आपको, ठीक है। और जैसे चैप्टर 1 हो गया आपका, ठीक है, चैप्टर 1 हो गया ना, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन बैंक में, जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, उसके बाद जब क्वेश्चन बैंक जाओगे ना, तो क्वेश्चन बैंक में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ये पूछ सकते हैं, तो आपको ना अपने नोट से मार्क्स कर लेना कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जब आपने शुभम के सवानी का नोट्स लिया रहेगा ना, तो उन्होंने उस पर RTP लिखा हुआ है कि MTP में आया है, RTP में आया, उसको तो छोड़ना नहीं। आपके पास शुभम केसवानी का नोट्स आपने मंगाया, बहुत लोगों ने मंगाया रहेगा मेरे कहने पे,
तो आपको वहाँ पे ना जिन्होंने हर जहाँ पे नोट्स के बाजू में पाँच देखो, जहाँ पे 4-4 पॉइंट है, जहाँ पे 5-5 पॉइंट है ना, उधर ही MTP1 MTP2 MTP 225 मतलब उन्होंने सब लिख के रखा, तो उसको छोड़ना नहीं है। और आपको क्वेश्चन बैंक में देखो, क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है, क्वेश्चन बैंक आपको क्यों दिया है? क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है ना केस स्टडी बेस्ड, उसको आपको पढ़ना है और उसके आंसर को सोचना है। आपने प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन उठा, आपने चैप्टर 1 किया, ठीक है, आपने चैप्टर 1 किया, शुभम केसवानी के नोट्स, आपने फिर उनका क्वेश्चन बैंक उठाया, चैप्टर 1 खोला, वहाँ पे आपको देखना है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपको पढ़ना है और फिर सोचना है इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर आपने सोचना आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, जब आपने देखा वो आंसर अलग है, मतलब आप गलत सोच रहे थे। ऐसे जब आप करते जाओगे ना तो आपका स्कोप बड़ा होता जाएगा, आप चीज़ों को समझ पाओगे। और जब एग्ज़ाम में पेपर ऑडिट का हार्ड कब आ जाता है, जब बड़ी बड़ी केस स्टडी आ जाती है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है और बड़ी बड़ी केस स्टडी आ जाती है, तब ऑडिट का पेपर हार्ड हो जाता है। मतलब आपको क्वेश्चन नहीं समझ रहा, और क्वेश्चन क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि आपने ज़्यादा केस स्टडी पढ़ी नहीं है, आपको उसकी आदत नहीं है। आपको दिमाग को उसकी आदत लाओ, क्वेश्चन को उसकी आदत लाओ। आप जितना क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। देखो, मैं कॉस्टिंग में बोलता हूँ सिर्फ मॉड्यूल करके जाओ, FM बोलता हूँ फिर मॉड्यूल करके जाओ, पर मैं बोलता हूँ ऑडिटिंग में जितना आप देख सकते हो क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड वाले, देखना ही है, बस यार रीड करना है। देखो, आपने आपने क्वेश्चन समझ लिया, बाकी आप तो अभी नोट से पढ़ के आ रहे हो तो आंसर थोड़ी पढ़ोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? आप सोचो ना, आप अभी नोट्स पढ़ के आ रहे हो चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 का क्वेश्चन देख लिया, अभी उसका आंसर आपको पता है, तो आप थोड़ी उसको वापस पढ़ोगे। आप क्वेश्चन समझ लिया ना कि हाँ भाई मैं गलत सोच रहा था, मेरे को ये नहीं ये सोचना चाहिए, मैं ऐसा सोच रहा था पर देखा तो ये ऐसा है, मतलब ये कहना ये चाहता है। तो जितना हो सके उतना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपका दिमाग खुलेगा। और शुभम केशवानी के नोट्स में सब कंपाइल उन्होंने करके दे दिया है, RTP MTP सब उन्होंने एक साथ में चैप्टर वाइज दे दिया है। क्योंकि अभी हम खुद जाते, हमको ढूंढना पड़ता है कि चैप्टर 1 का कौन सा क्वेश्चन है, तो हमको दिक्कत हो जाती है। तो आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया, आपने चलो अभी ऐसे 500 पढ़ा, तो ऐसे 500 पे जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनको पढ़ो और खुद से सोचने का ट्राई करो कि इसका आंसर क्या हो सकता था। और जब आप देखोगे कि अगर वो सिमिलर है तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर अलग है जैसा आपने सोचा अगर वैसा नहीं है तो कुछ सीखने को मिलेगा। और जितना आप हर चैप्टर करते जाओगे तो आपका दिमाग ब्रॉडर होते जाएगा और आप चीज़ों को समझने लग जाओगे। और ये स्टेप धीरे धीरे फिर ऑडिटिंग में आपकी कमांड आने लग जाएगी। और जहाँ पे आपको जो टॉपिक आपको नहीं समझता है वो ना, आप शुभम केसवानी के चार्ट नोट्स है ना, बोर्ड नोट्स, आप उनको उनसे पढ़ लिया करो। जैसे आपको कोई चीज़ें याद नहीं हो रही है, जैसे कोई चीज़ें आप याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट हो सकता है ऑडिटिंग का, ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हो पाएंगी, ठीक है, कोई वर्ड्स आपको याद नहीं हो पाएंगे, तो आप ये कर सकते हो कि शुभम केसवानी के बोर्ड्स नोट्स उनके टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से डाउनलोड करके उससे याद करो। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपको लिखी हुई याद नहीं हो रही है, तो अगर इस फॉर्मेट में है तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। क्योंकि आपको पता बस एक एक दो दो वर्ड इन्होंने लिख के दे दिया है, इसको याद करके चलना है। देखो ऐसे, तो जो चीज़ें मेरे को हार्ड लगती थी, मैं उनकी जो उनके हैंड रिटन नोट्स है ना, उनको मैं झेरॉक्स करवा लेता था और उनसे पढ़ता था। और मान के चलो, आप छोड़ो मत। देखो, आपको ऐसा आएगा कि यार इतना है, 5 पॉइंट है, मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कुछ चीज़ आपको हार्ड लगना है, एटलीस्ट को एक दो वर्ड तो याद कर लो यार, छोड़ो मत। मेरे साथ होता था यार, मैं नहीं पढ़ना, मेरा मन नहीं कर रहा है यार, अब बस हो गया, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मतलब नहीं देखना है। पर ऐसा मत करो, एक एक दो वर्ड तो याद कर लो यार, क्या ही है, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो सही, एक दो वर्ड याद कर लो, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी है। जैसे आप जब वर्ड से आप याद करने लग जाओगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस रीड करने लग जाओगे, रीड करना, देखो रीड करने में क्या दिक्कत है, जितना क्वेश्चन जितना हो सके उतना रीड कर लो। अभी आप जब पहले रिवीजन करोगे ना, आप जब आपने कर लिया रहेगा, तो पहले रिवीजन में कंसेप्ट रिवाइज करना, उसके साथ क्वेश्चन बैंक पढ़ना। और आप जितनी बार पढ़ना, देखो याद करने मत जाओ, पहले आप पढ़ो, जब पहले 3-4 बार रीड करो। जब 3-4 बार आपकी रीडिंग हो जाए ना, उसके बाद आप याद करने जाओ। आप पहले बार ही याद करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। 3-4 बार रीडिंग करो और क्वेश्चन बैंक पढ़ो, 3-4 बार रीडिंग करो और क्वेश्चन, क्योंकि ऑडिट तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक ही हफ्ते में खत्म करना है, ऑडिट आपको रोज करके चलना है, ठीक है, ऑडिट आपको रोज करके चलना है। तो रोज रीडिंग मिलती रहेगी तो दिमाग में बैठते जाएगा। बस हाँ, जब आप पढ़ रहे हो तो एक बार वर्ड्स को जरूर याद करने का प्रैक्टिस करो। और वर्ड्स को याद करने में कितना टाइम जाएगा, उसके पीछे शुभम केसवानी ने कुछ ना कुछ लॉजिक दिया रहेगा, ABCD LMNOPQ, ये उनके निमोनिक्स हैं, ठीक है, कभी ऐसा किया तो कभी वैसा, कुछ कहानी के थ्रू, कुछ इसके थ्रू, कुछ ना कुछ तो वो देते हैं। वो लॉजिक ना बहुत फ़ायदा देता है। आप खुद से या फिर आपने आप खुद को रख के देखो, मैं होता तो क्या करता, या फिर कोई भी लॉजिक दे दिया हो, उसके पीछे कोई भी न्यूमोनिक्स दे दिया हो, कोई भी कहानी स्टोरी के बेस पे आपने याद किया हो, तो वो स्टोरी को याद करो, न्यूमोनिक्स को याद करो। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बैंक बैठोगे ना, क्वेश्चन बैंक करने, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो कि क्वेश्चन केस स्टडी जितना हो सके उतना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ो, तब आपका दिमाग खुलेगा, आप ब्रॉडर सोच पाओगे।
क्योंकि मैं उनके मॉडल में जितने मतलब उनके जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन को पढ़ता था और मेरा दिमाग ओपन होता था। तो एग्जाम में बस थ्योरी क्वेश्चन अगर आ गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हार्ड भी आया तो भी आप इतने कैपेबल हो कि आप समझ जाओगे कि भाई ये सफिशिएंसी की बात, मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होता है, तो इसमें अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहा है, सफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाएगा। तो ऐसे करते चलो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पेपर को मतलब हाँ मैं ऑडिट में पास हो जाऊँगा, बाकी तो आप कॉस्टिंग और फिर ऐसा तो संभाल ही लोगे। तो यही अप्रोच करके चलना है। आप एक हफ्ता अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद रोज एक एक दो घंटा आप ऑडिट को देते रहो, ठीक है। एक हफ्ते में आपको अगर अभी आप रिवाइज करने जाओगे तो पहले कंसेप्ट अच्छे समझ लो, 3-4 बार रीडिंग कर लो, ठीक है। अभी फर्स्ट रिविजन कर रहे हो ना, तो 3-4 बार रीडिंग करो, और चौथी बार की रीडिंग में बस ये करो कि हाँ इसमें वर्ड्स क्या है, इसका तरीका क्या है। रिवीजन लेक्चर आप देखोगे, सुमन केसवानी आपको बताएंगे कैसे याद करना है। तो वो बोर्ड्स नोट्स में जो वर्ड्स हैं ना, वो मार्क कर लो आप बुक के अंदर कि हाँ भाई ये वर्ड्स हैं, और उन्होंने जो रेड वर्ड किया उसको याद करो। रेड वर्ड को जितना हो सके उतना, और वर्ड्स तो याद कर लोगे, मुझे पता है आप अपने तरीके से याद कर लो। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ, और क्वेश्चन बैंक में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि आंसर तो अभी आप पढ़ के आ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना, अभी तो आप पढ़ के आ रहे हो आंसर, और उसमें देखो उन्होंने लिखा कैसे है, कैसे केस स्टडी को प्रेजेंट किया है। मैं आपको बताऊं, केस स्टडी देख के वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्रोविजन लिखना है, फैक्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केस स्टडी देते हैं, उसमें आपको आप समझना रहता है पूछ क्या रहा है, कि आप पढ़ते हो तो आपको लगता है यार इसमें 200 है कि 210 लगा है कि 200 लगा है, तो अपने हिसाब से देखो भाई 200 लग रहा है, 210 लग रहा है, क्या लग रहा है। इन्होंने अभी मतलब चैप्टर 5 से पूछ लिया कि 501 से पूछ लिया क्वेश्चन। 501 में इन्वेंट्री चेक करना, इन्वेंट्री पे क्वेश्चन, इन्वेंट्री आता है, तो इन्होंने कहा इन्वेंट्री कौन सा इन्वेंट्री पूछा है, चैप्टर 5 वाला पूछा है कि ऐसे 501 वाला पूछा है। तो ये जब आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, और रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, आप पढ़ो, आपने अपने आपने ऐसे 500 पढ़ा, ऐसे 500 क्वेश्चन रीड करना है, आंसर तो रीड ही नहीं करना आपको। क्वेश्चन आपके एक बार समझ में आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अब मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो तो उससे कुछ मतलब नहीं, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं पास हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तब आपका मैनिफेस्टेशन कुछ काम आने वाला नहीं है। और सुबह करने से अच्छा एक बार जब आप दिन में पढ़ लो ना, तो रात में बोलो हाँ भाई मैंने आज अच्छा पढ़ा है, मैं पास हो जाऊँगा, तब आप पास हो गए। आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यार मैं पास हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, मैं ये आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी कितना ही बोल लो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हार्ड वर्क करोगे तो खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तब आप कर लोगे, और अपने आप आएगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको बाहर से फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पास होने वाला। अगर आपने मेहनत की है, आपको पता है भाई कि मेरे को क्या क्या करना था, मेरे को ऑडिट में स्टडी मटेरियल करना, ऑडिट में मुझे नोट्स अच्छे करने थे और क्वेश्चन बैंक पढ़ना था, जैसा मैंने बताया मैंने वो किया है। मैंने अपना कॉस्टिंग में नमित अरोरा का क्वेश्चन कर लिया और मॉड्यूल कर लिया, FM में नमित अरोरा का क्वेश्चन कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, अब मैं पास हो जाऊँगा। आपने मेहनत की है तब आप बोल सकते हो, तब आपके अंदर से आएगा कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। तो बस यही सोच के चलो, और कुछ भी चीज़ों आपने क्या सीखा है, मैं चाहता हूँ आप क्या इस वीडियो से आपने सीखा, आप इसको कमेंट करो ताकि मैं समझूँ कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। और कुछ सजेशन हो, कुछ बताना हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप जब मेरे बातों से अग्री नहीं करते हो, ठीक है, तो अगर आप मेरे बातों से अग्री नहीं करते तो मैं उस पर डिस्कशन कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, वो अच्छी चीज़ है। अगर आपको अग्री नहीं करे तो भी आप बोलो भैया मेरे को आप इस बात से अग्री नहीं करते हैं हम, आपकी अगर आप अग्री करते हो तो अप्रिशिएशन करो मुझे कि आप हाँ बताओ, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएशन देते हो। मैं कमेंट्स सबके पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं कभी ना कभी टाइम निकाल लेता हूँ कमेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप अप्रिशिएशन देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे जुड़े रहो, हंसते रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। एक लॉजिकल दिमाग रखो, किसी की बात को आंख बंद करके विश्वास मत करो, अपना लॉजिक लगाओ, खुद सोचो कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, वो आपके लिए आप पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। ये मतलब जितना हो सके उतना क्रिटिकल रहो, क्वेश्चनिंग करो। हाँ उसके बाद जो मैंने बोल दिया ना उसके पीछे देखो ये सही है क्या, जस्ट बिकॉज मैंने पास कर लिया, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो आप मेरे पे बिलीव करो, नहीं, आप देखो कि वो बात सही है कि नहीं, बात गलत है कि नहीं। टीचर्स भी है, कोई रैंकर भी है, अगर वो कुछ बात बोल रहा है तो उस पर सोचो। जस्ट बिकॉज तुम रैंक ला दिया तो कुछ भी बोलेगा मान लोगे, जस्ट बिकॉज आप 15 साल से पढ़ा रहे हो तो आप कुछ भी बोलोगे मान लेंगे, नहीं। आपको मेरी बात भी आपको ऐसी लगे कि भाई नहीं, हाँ कि आप गलत बोल रहे हो, मेरे को आपकी बात से ये लग रहा है, मतलब मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूँ, कमेंट करो, मैं उससे बात करूँगा। और डिसएग्रीमेंट जितना होगा उतना अच्छा, मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप सोच रहे हो उस पर। अब जहाँ सोचना बंद कर देते हो ना, वहाँ जहाँ पे आप सोचना बंद कर देते हो वहाँ पे आप बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो। बिलीव मत करो, अगर आप बिलीव करोगे तो आप सोचना बंद कर दोगे। आप मेरी बातों को समझो, क्रिटिकल असेसमेंट करो, तब बिलीव, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
बस ऐसे ही करते रहो और इस बार आप पक्का पास होने वाले हो। आप मेहनत, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। आप मेहनत करोगे तो आप पक्का पास होगे। मेहनत एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, शेड्यूल बनाओ, सब चीज़ अच्छे से करो। इस बार आपके साथ अच्छा ही होगा। खुश रहो, पढ़ते रहो।